अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। चाकू के दस्ते पर मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं कमांडो अटैक के लिए बिल्कुल तैयार था। इस अटैक में कोई आवाज़ पैदा नहीं होनी थी, बस एक बिजली सी चमकनी थी। और दूसरे ही लम्हे इस दुबले पतले मद्रासी सिपाही की गर्दन मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में और मेरे दाएं हाथ के चाकू का फल उसकी कमर से गुजरकर दिल के अंदर घुसना था। यह सब कुछ बमुश्किल 1.5 सेकंड में हो जाना था। और ऐसा ही हुआ। जब मैंने मद्रासी सिपाही की गर्दन को बाजू में लेकर पीछे को झटका दिया और साथ ही चाकू उसकी कमर में जा घुसा, तो उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकली। शायद वो गर्दन पर झटका खाते ही मर गया था। मैंने जल्दी से उसे दरख्त के पीछे ज़मीन पर लिटा दिया। वो वाकई मर चुका था। मैंने चाकू का फल उसकी बुशर्ट से साफ किया और लपेट कर अपनी पहले वाली जगह पर गार्डेनिया की बाड़ के पीछे छुपकर बाकी दोनों सिपाहियों को तकने लगा। ये दोनों सिपाही उसी तरह पहरा दे रहे थे कि जब एक सिपाही टहलता हुआ इस तरफ आता तो दूसरा सिपाही बरामदे के दूसरे किनारे तक जा चुका होता था। वक्त बहुत ही कम था। वक्त पर लगाकर उड़ा जा रहा था। मुझे अपनी पूरी कमांडो महारत से काम लेते हुए फौरी एक्शन करना था। मैं घास पर लेट गया, कोहनियाँ जमीन पर टिका ली, चाकू जेब में रखकर पिस्तौल पर सलेंसर चढ़ाकर उसे अपने दोनों हाथों में थाम कर अपनी तरफ आने वाले सिपाही के दिल का निशाना ले लिया। रेस्ट हाउस के आगे रोशनी थी। जो ही सिपाही टहलता टहलता मुझसे 10 कदम के फासले पर आया, मैंने उसके दिल का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। रिवॉल्वर में से हल्के से ठक की आवाज़ से गोली निकलकर सीधी सिपाही के दिल में या दिल के आसपास कहीं घुस गई। वो मुंह के बल गिर पड़ा। उस वक्त दूसरा सिपाही किनारे से वापस पलट रहा था। वो टहलता हुआ जब आधा रास्ता तय कर चुका तो रुक गया। उसने अपने साथी को आवाज़ दी। उसके साथी की लाश अंधेरे में मेरे आगे नशे पर घास में पड़ी थी। दूसरा सिपाही लपक कर आगे बढ़ा। मेरी दूसरी गोली बिल्कुल तैयार थी। जो ही वो सिपाही मेरी रेंज में आया, मैंने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया। उस सिपाही के हलक से हल्की सी आवाज़ निकली और वह गिर पड़ा। मैंने उछलकर अपना आप उस पर गिरा दिया और उसकी गर्दन को दबाने लगा। ये अभी जिंदा था। 10 सेकंड के बाद ये भी मर चुका था। मैंने उसकी लाश को भी नीचे नशेब में घसीट लिया। दोनों के स्टेन गन्ने उठाकर दूर दरख्तों की तरफ उछाल दिया और दीवार के साथ लगकर तेजी से कदम उठाता हुआ रेस्ट हाउस के बरामदे में आ गया। सामने ऊपर जाने वाला लकड़ी का ज़ेना था। मैं बेआवाज़ कदमों से चलता हुआ ज़ेना चढ़ने लगा। मिस्टर व्यास के कमरे का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के नीचे से अंदर जलते टेबल लैंप की रोशनी बाहर निकलकर ज़ेने पर पड़ रही थी। बाकी वहाँ अंधेरा था। दरवाजे की एक जानब लकड़ी का एक बड़ा खोखा पड़ा था। मैंने दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की तरफ किया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। अचानक मुझे अंदर से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं हिम्मतन गोश हो गया। ये अंदर मिस्टर व्यास किससे बातें कर रहा है। दूसरे ही लम्हे मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि अंदर एक औरत भी है जिससे मिस्टर व्यास बातें कर रहा है। ये औरत कौन हो सकती है? जो कोई भी हो, उस औरत की वजह से मेरे मिशन के नाकाम हो जाने का शदीद खतरा था, जो मैं किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नीचे से किसी गाड़ी के आकर खड़ी होने की आवाज़ आई तो मैं तेज़ी से पलटकर लकड़ी के खोखे के पीछे छुप गया। या खुदा, ये क्या हो रहा है? कहीं सचमुच पांसा पलट तो नहीं जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मरूंगा ही, मगर यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी से कोई उतरकर ऊपर नहीं आया था। मेरा जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। कमरे से मिस्टर व्यास और औरत के बातें करने की आवाज़ बंद दरवाजे के करीब आती गई। फिर दरवाज़ा खुला। जैने के सामने वाला हिस्सा रोशन हो गया। मैंने गैर शौरी तौर पर अपना सर नीचे कर लिया। मिस्टर व्यास की आवाज़ आई, मैं तो नहीं चाहता था कि तुम इस वक्त वापस जाओ, मगर मेरी मजबूरी है। तुम इसे माइंड मत करना। औरत ने मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं मिस्टर व्यास, सब ठीक है। मैं आधी रात को भी वापस जा सकती हूँ। औरत की आवाज़ मुझे मायूस महसूस हुई। मैंने खोखे की दीवार से जरा सा सर निकाल कर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। ये वही विमेन हॉस्टल वाली प्रोफेसर लड़की रत्नावली थी, जो एक रात पहले कुंडों से बचती मेरे कमरे में घुस आई थी। यह क्या मुअम्मा है? मिस्टर व्यास ने रत्नावली से हाथ मिलाया। फिर कहा, टैक्सी वाले को मैंने फ़ोन पर बता दिया है कि उसे कहाँ जाना है। तुम खुद भी गाइड कर देना। रत्नावली ने कहा, सब ठीक है मिस्टर व्यास, गुड नाइट, बल्कि गुड मॉर्निंग। वो हल्का सा कहका लगाकर हंसी और सीढ़ियाँ उतरने लगी। दूसरे ही लम्हे मिस्टर व्यास ने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दिया। एक लम्हे के अंदर अंदर अजीब ड्रामाई सूरत हाल सामने आ गई थी।
लेकिन मेरा टारगेट व्यास था। मुझे अपने टारगेट पर अंधाधुंध हमला करना था। मैंने खुदा ताला का शुक्र अदा किया कि मेरे लिए मैदान खाली हो गया था। मैंने एक बात जहन में सोची और जल्दी से खोखे के पीछे से निकलकर दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज़ बदल कर कहा, सर मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, दरवाज़ा खोलिए। अंदर से मिस्टर व्यास ने तनख लहजे में गुर्राते हुए पूछा, क्या बात है? मैंने उस बदली हुई आवाज़ में कहा, सर जेटी ऑफिसर आया है नीचे। इसके साथ ही मैंने चाकू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और दीवार के साथ बिल्कुल सीधा होकर खड़ा हो गया। दरवाजे की कुंडी खुली, फिर दरवाज़ा खुला और मिस्टर व्यास ने सर बाहर निकाल कर पूछा, क्या बात है? दूसरे ही लम्हे में शेर की तरह जूस लगा चुका था और मिस्टर व्यास की गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में और चाकू उसके सीने में उतर चुका था। मैं उसे घसीटता हुआ कमरे में ले गया और टांग मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने चाकू का फल खींचकर उसी जगह दूसरा वार किया। मिस्टर व्यास ने अपने दोनों हाथों से पेट को पकड़ लिया था। टेबल लैंप की रोशनी में उसने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखा। उसने मुझे पहचान लिया था। उसकी आंखों में मौत की थरथराहट और हैरत थी। मैंने उसे कलीन पर गिरा दिया, चाकू को उसकी धोती के पल्लू से साफ करके बंद किया। मेरी आंखें मिस्टर व्यास के जर्द बल्कि सफ़ेद होते चेहरे पर लगी थीं। जिंदगी उसके जिस्म से परवाज कर रही थी और मौत ने उसकी आंखों को पथरा दिया था। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दिया और सीधा मिस्टर व्यास के पलंग की तरफ बढ़ा। सरहाने को उठाया, नीचे कुछ नहीं था। जल्दी से गदेला उठाया, नीचे उसका बटुआ पड़ा था। बटुए को खोला तो मेरी जान में जान आ गई। लोहे की अलमारी की चाबी उसमें मौजूद थी। बटुए के साथ ही मिस्टर व्यास का पिस्तौल भी पड़ा था, जो उसके किसी काम न आया था। पिस्तौल ने उससे बेवफाई की थी। हकीकत यह है कि भारत के सूबे महाराष्ट्र के सिवा तकरीबन बाकी सभी सूबों के आदमी दुबले पतले और मरियल होते हैं। अगर यह इंटेलिजेंस ऑफिसर गुजरात काठियावाड़ की बजाय पंजाब या महाराष्ट्र का होता तो इसे काबू करने में मुझे यकीनन ज़्यादा दिक्कत पेश आती। मुमकिन है कि वो मेरा मुकाबला भी करता, मगर भारी भरकम जिस्म होते हुए भी मिस्टर व्यास के जिस्म में जान नहीं थी, ताकत नहीं थी। अगरचे मेरा कमांडो अटैक भी खौफनाक और अचानक था, इसके बावजूद मिस्टर व्यास ने वहीं हथियार डाल दिए थे। चाबी लेकर मैंने लोहे की अलमारी खोल दिया। दूसरी दराज में चमड़े का मोहर बंद थैला पड़ा था। मैंने उसको बाहर निकाल कर उसकी मोहर को तोड़कर खोला। रेड बॉक्स उसी तरह उसके अंदर प्लास्टिक के सफ़ेद लिफाफे में बंद पड़ा था और उसका वजन 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं था। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, अब मुझे वहाँ से निकल जाना था। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ टेलीफोन की तरफ बढ़ा, मगर फ़ौरन ही वापस आ गया। फिर मैंने रिसीवर उठाकर जल्दी से नीचे मेज़ पर रख दिया। यह आवाज़ मुझे पकड़वा सकती थी। रेड बॉक्स वाला थैला उठाकर मैंने मिस्टर व्यास की लाश को आखिरी बार देखा। उसकी पथरी हुई आंखें यूं खुली थीं जैसे मुझे देखकर दहशतज़दा हूँ। मैं कमरे से निकल आया, दरवाजे को बंद किया, लकड़ी के जने पर से उतरकर नीचे बरामदे में आकर दोनों तरफ गौर से देखा। टैक्सी रत्नावली को लेकर जा चुकी थी। मैं उछलकर बाएं जन्म नशे में दरख्तों की तरफ उतर गया। यहाँ भी भारतीय बहरिया के 2 जवानों की लाशें पड़ी थीं। नारियल के दरख्तों के नीचे गहरी तारीकी थी। यहीं से गुजरकर मुझे नेवल गोदाम वाली कच्ची सड़क के दूसरे सिरे पर निकलना था। वहाँ कच्ची सड़क पर आया तो रात के 2 सवा 2 बजे का अमल होगा। उस वक्त कुछ ज़्यादा ही तारीकी और सन्नाटा छाया हुआ था। फिर भी जब तक मैंने इत्मीनान नहीं कर लिया, सड़क पार नहीं किया। अब सबसे आखिरी और नाजुक मरला होटल के अगबी पाइप के जरिए ऊपर अपने कमरे में जाना था। यहाँ अगर मुझे चौकीदार वगैरह ने देख लिया तो बाद में मेरे लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। जो ही मैं होटल के अगबी वैरान बाग के इलाके में आया, एक कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मैं वहीं बैठ गया। कुत्ता मेरे करीब आकर भौंकने लगा। मैं उसे रिवॉल्वर से शूट नहीं कर सकता था। ये बात मेरे हक में मोहलक साबित हो सकती थी। मैं चुपचाप वहीं अंधेरे में सिमट कर बैठा रहा। थोड़ी ही देर बाद चौकीदार के फर्श पर लठ बजाने की आवाज़ आई। कुत्ता भाग गया, मगर अब चौकीदार इलाके में मौजूद था। मेरे लिए वहीं बैठे रहना ज़्यादा मुनासिब था। कोई 5 मिनट के बाद जब चौकीदार की लठ की आवाज़ दूर से सुनाई दी तो मैं उठकर पाइप की तरफ बढ़ा। मोटरों के शेड पर भी सन्नाटा था। मैं लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर अपनी खिड़की के पास आ गया। मेरी खिड़की का आधा शीशा उसी तरह ऊपर को उठा हुआ था। मैंने अपने आप को कमरे के अंदर गिरा दिया। रेड बॉक्स वाला चमड़े का थैला फर्श के कलीन पर दूर लुढ़क गया। मैंने फ़ौरन उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरा कमांडो अटैक कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो चुका था। कमरे में अंधेरा था। मैंने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया
पर वो अपने आप बराबर हो गया। इस वक्त मेरे पेशे नज़र दो अहम काम थे। पहला काम रिवॉल्वर को बाहर कॉरिडोर वाले गमले के नीचे छुपाना और रेड बॉक्स को किसी ऐसी जगह फेंकना था जहाँ से वो कभी बाहर ना निकाला जा सके। रेड बॉक्स को मैं पाम के किसी गमले के नीचे या अपने कमरे में रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े बदले, खद्दर का कुर्ता पजामा पहन लिया। ये एक तरह से शब खाबी का लिबास था। रात ढलने लगी थी। कॉरिडोर में देखा, वहाँ इस वक्त कोई नहीं था। मैं रिवॉल्वर लेकर बड़ा ही था कि ख्याल आया, अगर बिर फर्ज महल ये रिवॉल्वर किसी वजह से गमले के नीचे से बरामद हो गया तो मुझे मुसीबत में फंसा सकता है, क्योंकि जिन दो गोलियों से रेस्ट हाउस के गार्ड हलाक हुए थे वो इसी रिवॉल्वर से चली गई थी। मुझे ये रिवॉल्वर भी रेड बॉक्स के साथ ही किसी अंधे कुएं में फेंक देना चाहिए था। रिवॉल्वर और भी आ जाएगा। मैंने रिवॉल्वर को भी रेड बॉक्स वाले थैले में डाला और थैले को रस्सी से बांध दिया। 3:30 पौने 4 बजे शहर को जाने वाले लोग घरों से निकल पड़ते थे। मैंने चमड़े को थैले के कुर्ते के अंदर अपने पेट के साथ बांध लिया और सैर करने के बहाने होटल से निकलकर एक तरफ चलने लगा। मैं इस तरह चल रहा था जैसे सैर करने निकला हूँ। किसी वक्त चलते चलते अपने बाजुओं को ऊपर नीचे करता जैसे वर्जिश कर रहा हूँ। मैंने लोगों को देखा था, वो ऐसा ही करते थे। मैं होटल की मुखालिफ सिमत चल रहा था। आसमान पर सुबह की फीकी सफ़ेदी झलकने लगी थी। कहीं कहीं लोग शहर को जाते नजर आने लगे। सड़क पर से कोई ट्रक भी गुजर जाता था। चलते चलते मैं समंदर के वीरान किनारे की तरफ आ गया। यहाँ फ्लैटों का एक सिलसिला ज़ेर तामीर था। आगे समंदर के किनारे पथरीली चट्टानों का सिलसिला था। यहाँ कहीं कहीं गारों के अंदर गहरे सुराग बने हुए थे। यह जगह रेड बॉक्स छुपाने के लिए बेहतर थी। मैं एक खोह में चला गया। खोह के अंदर अंधेरा था। ज़मीन रेतली थी और संगरेजे बिखरे हुए थे। एक जगह कुदरती गड्ढा बन गया था। शायद किसी ने यहाँ से भारी पत्थर उठाया हुआ था। मैंने गड्ढे के पहलू में रेत खोद कर एक मजीद सुराख बनाया और रेड बॉक्स और रिवॉल्वर वाले थैले को उसके अंदर रखकर ऊपर पत्थर और रेत डालकर उसे बंद कर दिया। फिर गड्ढे में पत्थरों को लुढ़काने लगा कि वो गड्ढा भर गया। उन पर मैंने रेत और संगरेजे डालकर एक तरह से उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। यह मकाम वीरान और दूर दराज जगह पर वाक़ था और यहाँ किसी के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं वापस होटल में आ गया। आते ही दरवाजे को अंदर से कुंडी लग गई और पलंग पर गिरते ही गहरी नींद सो गया। मैं दूसरे दिन 8 बजे तक सोया रहा। आँख खोली तो टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। मैंने रिसीवर उठाया। मैं जानता था ये टेलीफोन कहाँ से आया है और क्यों आया है। मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से मद्रासी जेटी ऑफिसर की घबराई हुई आवाज़ आई, सर मैं बड़ी देर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी पहुँचें। किसी ने मिस्टर व्यास का फ़ोन कर दिया है और अलमारी से रेड बॉक्स भी गायब है। मैंने मसनूई तौर पर इंतहाई हैरत का इजहार करते हुए कहा, माई गॉड तुम क्या कह रहे हो? 3 गार्ड्स भी मार दिए गए हैं, बस आप जल्दी आ जाएं। जेटी ऑफिसर ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उठकर मुँह हाथ धोया, कपड़े बदले और चाय पिए बगैर टैक्सी में बैठा सीधा बंदरगाह पहुंच गया। वहां रेस्ट हाउस के गिर सिविल और मिलिट्री पुलिस के आदमी जगह जगह स्टेन करने लिए खड़े थे। रोमी मुशीर दमेजी और दूसरे बंदरगाह के आला अफसर और पुलिस के 2 इंस्पेक्टर मौके पर मौजूद थे। मैंने अपने ऊपर घबराहट और परेशानी तारी कर रखी थी। जाते ही जेटी ऑफिसर और ऋषि मुशीर से मिला। मिस्टर व्यास की मौत पर हैरत और अफसोस का इजहार किया। व्यास की लाश पोस्टमार्टम के लिए नेवी के अस्पताल में पहुंचा दी गई थी। रोमी मुशीर ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कैप्टन? मुझे तो ये तकरीबकारों की कार्रवाई लगती है। मैंने उसकी तईद की और कहा, इसके सिवा और हो भी क्या सकता है मिस्टर दमेजी? अभी कल ही की तो बात है जब मैंने इस इलाके में एक्शन हाली तकरीबकार का पीछा करके उसे पकड़ना चाहा, मगर मेरी बदकिस्मती कि उसने जहरीला कैप्सूल खाकर खुदकुशी कर ली। मैंने तो शाम को मिस्टर व्यास से कह दिया था कि तकरीबकार इस इलाके में छुपे हुए हैं। रूसी मुशीर बोला, उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई तसल्ली बख्श नहीं थी, वरना वो लोग रेस्ट हाउस में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं भी तो यही मिस्टर व्यास से कहता था, मगर किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब वो लोग रेड बॉक्स निकाल कर ले गए हैं। हमारे हाथ से एक बहुत बड़ा सुराग निकल गया है। जेटी ऑफिसर हमारी तरफ आ रहा था। जाहिर है वो परेशान था, क्योंकि वही इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबदाह था। यह खबर रूसी मुशीर ने सुबह आते ही हादसे की इतला मिलने पर दिल्ली में अपने सफारतखाने पहुंचा दी थी, जहां से इंडियन वजारत दाखिला और वजारत दिफा को मिल गई। थोड़ी ही देर बाद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से मिस्टर टंडन का फ़ोन आ गया।
वो बहुत फिक्रमंद था। वो बंदरगाह के सिक्योरिटी स्टाफ को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा था। मैंने अपने बारे में पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। उसने तेज लहजे में कहा, इस दुर्घटना की फुल रिपोर्ट तैयार करके जितनी जल्दी हो सके हेडक्वार्टर वापस आ जाओ। ये साउथ के इंटेलिजेंस वाले बिल्कुल बेकार लोग हैं। इन्होंने बहुत बड़ा क्ल्यू अपनी नालायकी से ज़ाय कर दिया है। तुम जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके वापस आने की कोशिश करो। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। हर शय बखूबी अंजाम पा गई थी। किसी वक्त मेरे दिल में एक शख्स उभर आता था कि कहीं चट्टानी गार में से कोई रेड बक्स निकाल कर ना ले जाए। फिर सोचता कि वहां जाकर किसी को खुदाई करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। एक तरफ से मेरा जहन फारिग हुआ, तो अब मैंने इस नुक्ते पर गौर करना शुरू कर दिया कि प्रोफेसर लड़की रत्नावली का क्या मामला है। वो आधी रात को मिस्टर व्यास के कमरे में क्या करने आई थी? उसका कहीं इंटेलिजेंस से तो कोई ताल्लुक नहीं है, या फिर क्या मिस्टर व्यास ने उसे मेज खुश वक्ती के लिए किसी के जरिए वहां मंगवाया था? मगर रत्नावली तो उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी और लगता था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मुझे इस राज को पांडिचेरी से रुखसत होने से पहले पहले हल करना था, क्योंकि बाद में रत्नावली मेरे लिए मसले पैदा कर सकती थी। वो मेरे होटल में भी आ चुकी थी। ये सब ड्रामा किसी गहरी साजिश का हिस्सा तो नहीं था जो मुझे बेनकाब करने के लिए तैयार की गई थी? ये सवाल थे जिनका मुझे जवाब चाहिए था, और फिर मुझे इन जवाबात की रोशनी में रत्नावली को भी ठिकाने लगाना था। मिस्टर व्यास और बहरिया के 3 जवानों के कत्ल की खबर को सीधा राज में रखने की कोशिश की गई। सारे इलाके के गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और बाहर के किसी आदमी को इस तरफ आने की इजाज़त नहीं थी। मैंने तकरीबन सारा दिन वहीं बंदरगाह पर ही गुजारा। पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिस्टर व्यास के कमरे में भी गया जहां गुज़श्ता रात मैंने उसे कत्ल किया था। पुलिस उंगलियों के निशानात उठाने की कोशिश में थी, मगर इसका इम्कान मैंने रात ही को ख़त्म कर दिया था। वो ऐसे कि मैंने जहाँ जहाँ हाथ लगाए थे बाद में रुमाल से उन जगहों को साफ कर दिया था। यहाँ तक कि मिस्टर व्यास की गर्दन पर भी मैंने अपनी उंगलियों के निशानात को मिटा दिया था। यह काम मेरे लिए कोई नया नहीं था। पुलिस को वहाँ रबड़ के मर्दाना जूतों के अलावा एक जनाना सैंडल के मदम निशान भी मिले। ये बात सबके लिए हैरान कौन थी कि वहाँ आने वाली औरत कौन थी। मैंने इस ख्याल का इजहार किया कि हो सकता है ये औरत भी तकरीबकारों के साथी हो। फिर वहाँ के माली ने बताया कि उसने आधी रात के बाद वहाँ मोटर कार के इंजन की आवाज़ सुनी थी। मामला उलझता जा रहा था। कुछ मैं अपने तर्ज इस्तदलाल से उलझा रहा था ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिल सके। मेरे रबड़ के जूतों के निशान पुलिस को कोई हतमी सबूत मुहैया नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस किस्म के लाखों जूते शहर में लोगों ने पहन रखे थे। फिर भी मैंने फैसला कर लिया कि अपने रबड़ के जूतों को कहीं फेंक दूंगा। इस वक्त मेरा इरादा रत्नावली के हॉस्टल जाकर उससे मुलाकात करने का था। मैं ये देखना चाहता था कि मिस्टर व्यास की मौत का रद्द-ए-अमल उस पर क्या होगा। मगर बंदरगाह पर ही मुझे शाम हो गई और मैं इस कदर थक गया कि वहीं सीधा अपने होटल आ गया। आते ही मैंने सबसे पहले रबड़ के नसवारी जूतों को एक लिफाफे में डाला और उन्हें पलंग के नीचे एक तरफ डाल दिया कि रात को उन्हें ले जाकर किसी कुएं वगैरह में फेंकूंगा। मैं मुँह हाथ धोने के बाद सादा कपड़े पहनकर अखबार पढ़ने ही बैठा था कि दरवाजे की घंटी बजी। उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने रत्नावली खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोले, इधर से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलते चलूँ। आप तो मसरूफ़ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, आओ अंदर आ जाओ प्लीज़, मैंने दरवाजे से एक तरफ हटते हुए कहा। रत्नावली ने हल्के ब्लू कलर की फूलदार साड़ी पहन रखी थी। हाथ में उस कलर का पर्स था। बालों में मोतियों के फूलों का गजरा सजा था। वो सोफे पर बैठ गई। जगदीश जी, आप फिर हमारे हॉस्टल में नहीं आए? मैंने अखबार लिपेट कर पलंग पर रख दिया और सामने वाले सोफे पर बैठ गया। बस कारोबारी मसरूफियात इस किस्म की थीं कि आने का वक्त ही नहीं मिला। अब सोचा कि कल आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगा। आप अच्छी है ना? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रत्नावली मुस्कुरा रही थी। अभी तक रत्नावली के बारे में मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका था कि ये लड़की या औरत इंटेलिजेंस की है या इसका ताल्लुक पांडिचेरी की उन औरतों से है जो सरकारी अफसरों का दिल बहलाती हैं। मैं उसकी एक एक हरकत को बड़े गौर से देखने और कोई नतीजा अक्स करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके लिए चाय मंगवा ली। मेरे रबड़ के जूतों का थैला पलंग के नीचे जरा बाहर निकला हुआ था। मैंने नोट किया कि रत्नावली ने दो एक बार ख़ास तौर पर उस तरफ गौर से देखा था। यह लड़की इस थैले को क्यों देख रही है? मैंने दिल में सोचा। जिस थैले में मैंने रबड़ के जूतों को डाल रखा था वो पांडिचेरी के एक मशहूर शॉपिंग स्टोर का थैला था जिस पर शेर की शिकल बनी हुई थी। रत्नावली ने थैले की तरफ इशारा करते हुए कहा,
आप कारगिल शॉपिंग सेंटर से चीज़ें खरीदते हैं? मैंने थैले को कसदा नज़रअंदाज करते हुए कहा। हाँ भाई, मैं तो इस शहर में अजनबी हूँ। जो शॉपिंग सेंटर पहले आ गया, वहीं से साबुन टूथपेस्ट वगैरह खरीद लिए। तुम चाय बनाओ ना, ठंडी हो जाएगी। रत्नावली ने गैर मुतवक्के तौर पर थैले को लपेट कर बाहर निकाल लिया। मैं एकदम मुतात हो गया। कहने लगी, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तुम सुनकर हैरान हो गए। जगदीश के मैंने कितने ऐसे थैले घर में जमा कर रखे हैं। क्या मैं ये थैला ले सकती हूँ? और इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने थैले में से जूते निकाल कर एक तरफ रख दिया और थैला तय करके अपने पर्स में रख लिया। फिर जूतों को देखकर बोली, इन पर बड़ी मिट्टी लगी है। क्या तुम सुबह शहर को जाते हो मिस्टर जगदीश? अभी तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। मैंने कहा, हाँ, किसी रोज आँख खुल जाए तो सैर करने निकल जाता हूँ। रत्नावली ने जूतों की तरफ इशारा किया और बोली, लगता है आज रात भी आप सैर करने गए थे। मेरा मतलब है मुंह अंधेरे। हाँ हाँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। आज सुबह आँख खुल गई तो सोचा सैर कर लूँ। सैर करने से आदमी फिट रहता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरी चाय में चीनी आधा चम्मच डालना प्लीज। रत्नावली अभी तक इसी मौजू पर अड़ी हुई थी। कहने लगी, जगदीश बाबू, आप किस तरफ सैर करने जाते हैं? जूतों पर खुश्क कीचड़ भी लगा हुआ है। पांडिचेरी के बाग तो बड़े साफ सुथरे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ आपके करीब ही बच्चों का एक पार्क है। वहाँ पथरीली रोशें बनी हुई हैं। आप उधर सैर को जाया करें। ये लें। मैंने चीनी आधा चम्मच ही डाली है। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए प्याली हाथ में ले लिया और खामोशी से चाय पीते हुए सोचने लगा कि इस लड़की रत्नावली को ज़रूर किसी ने मेरे पास सुराग रसानी के लिए भेजा है। मेरे जूते बहुत बड़ा सबूत थे, मगर इतनी आसानी से कोई मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता था। मैं चाय पी रहा था। मैंने आंखें उठाकर रत्नावली की तरफ देखा तो वहीं ठुठक गया। रत्नावली पहले ही से मेरे चेहरे पर नजरें जमाए हुए थी। अचानक वो मुस्कुराती हुई उठी। अच्छा जगदीश बाबू, मैं चलती हूँ। मेरी सहेली नीचे इंतजार कर रही है। आप कल आइए ना, शाम की चाय मेरे साथ पिए। मैं आपको सैलून की चाय पिलाऊंगी। मेरी एक दोस्त ने मुझे कोलंबो से भेजी है। नमस्कार। वो चली गई। कई कड़ियाँ आपस में मिलती चली जा रही थीं। ये एक नई कड़ी थी। सनहाली एजेंट कोलंबो से आते थे। उसका मेरे जूतों पर जमे हुए खुश्क कीचड़ को नोट करना, मेरी अदम तवज्जो की हालत में मेरे चेहरे को गौर से घूरना, यह लड़की मशकूक थी। मुझे जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा हासिल करना होगा, लेकिन पहले यह मालूम करना बहुत ज़रूरी था कि उसका राब्ता यहाँ मिस्टर व्यास के बाद किससे कायम है, क्योंकि उसकी मौत के बाद वो शख्स भी मेरे लिए एटम बम से कम साबित नहीं हो सकता था। मैंने अगले रोज़ रत्नावली के यहाँ जाने का फैसला कर लिया, लेकिन अब मेरे लिए रबड़ के जूतों से निजात हासिल करना भी ज़रूरी हो गया था। कोई 1 घंटे के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि रत्नावली इस इलाके से निकलकर अपने होटल में पहुंच गई होगी, तो मैंने रबड़ के नसवारी जूतों को एक कपड़े में लपेटा और कमरे को ताला लगाकर नीचे होटल की लॉबी में आ गया। मैं एकदम चौकन्ना होकर एक सतून की ओट में हो गया। रत्नावली काउंटर के पास खड़ी एक औरत से बातें कर रही थी। ये अभी तक इसी होटल में थी। शायद उसने मुझे देखा नहीं था। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में आ गया। मेरा सांस फूल रहा था।